हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी स्टेनो 2024 में आया है वो क्वेश्चंस करेंगे। इससे करके क्या होगा, इससे पता चलेगा कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस तरीके से हमको पॉलिटी पढ़ना है। इससे एनालिसिस करेंगे कि पॉलिटी का क्वेश्चंस किस टाइप के एसएससी में आ रहे हैं और किस तरीके से हमको पॉलिटी चैप्टर्स, पॉलिटी का जो टॉपिक्स है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से हमको पॉलिटी पढ़ना है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 15 क्वेश्चंस जो एसएससी स्टेनो 2024 में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे और उससे रिलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है और उसी तरीके से हम पॉलिटी सेक्शंस में काम करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एसएससी स्टेनो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट रिक्रूटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कौन सा बॉडी रिक्रूटमेंट करता है, मतलब अखिल भारतीय सेवा के लिए कौन सा बॉडी रिक्रूटमेंट इसका करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, या यूपीएससी यूएन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूपीएससी। ऑल इंडिया सर्विसेज का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबको पता है ये क्वेश्चंस। तो आंसर हो गया इसका बी। चलिए देख लेते हैं। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनी कास्ट और कम्युनिटी। तो इसमें से कौन सा कमीशन है जो सेफ गार्ड नहीं करता है इंटरेस्ट ऑफ एनी कास्ट और कम्युनिटी को? तो कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड कौन से एक्ट इसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हाँ है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड है, सही है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पे भी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है और बैकवर्ड क्लासेस है। सबसे डिफरेंट ऑप्शन है ये फाइनेंस कमीशन। इससे कास्ट से या किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है फाइनेंस कमीशन को, इसको सिर्फ फाइनेंस से लेना देना है, इसीलिए ये नहीं करता है इंटरेस्ट ऑफ कास्ट और कम्युनिटी के सेफ गार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते। तो फाइनेंस कमीशन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट टू एजुकेशन हैज बीन गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन की राइट अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 20, 21 या 25 या 21 है। तो 21A में राइट टू एजुकेशन दिया गया है। कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए? 6 साल से 14 साल के, 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन दिया गया आर्टिकल 21 के ए में। ठीक है, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट मतलब राज्य के एग्जीक्यूटिव में कौन सा शामिल नहीं है? गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव में होते हैं, हाँ होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, बताइए। तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी होते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल नहीं होते हैं राज्य में, तो ये केंद्र में होते हैं। तो यही गलत है, नोट पूछा है, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन द फैक्ट्रीज। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को, 14 साल के कम बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में काम करने से मना करता है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो 14 ईयर्स से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से मना करता है, वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है 14 ईयर्स। इससे रिलेट करके 24 याद रखिए। तो 24 आर्टिकल जो है ये 14 साल से कम बच्चे को एम्प्लॉयमेंट करना मना करता है किसी भी फैक्ट्रीज में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद में दिया गया राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार? तो ये किस में दिया गया है? तो 21 में दिया गया है आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 20 डी हो जाएगा 21। तो इससे पता चल रहा है कि अनुच्छेद वाला टॉपिक्स कितना महत्वपूर्ण है और इससे बार बार क्वेश्चंस आ भी रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब किसी भी कानून के सामने समानता की बातें कौन सा अनुच्छेद करता है? फिर अनुच्छेद वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सा संवैधानिक बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है, हाँ इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है, हाँ है संवैधानिक। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये भी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंडर व्हिच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, तो किस अनुच्छेद में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, वो कौन सा आर्टिकल है। तो 280 आर्टिकल में इसकी बात किया गया है फाइनेंस कमीशन जिसमें बना है, तो आर्टिकल 280 हो जाएगा। फिर आर्टिकल का क्वेश्चन था, तो इससे पता चल रहा है कि आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद टॉपिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चंस कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो कौन से इसमें से एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का जो प्रपोज्ड करता है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करता है, कौन सा एक्ट है इसमें। तो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया, इसमें से कौन सा एक्ट फेडरल कोर्ट की बात करता है ब्रिटिश इंडिया में। तो ये कौन सा एक्ट है, ये भी एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि एक्ट वाला जो टॉपिक्स है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्ट वाले जितने भी हैं वो टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना है। इस तरीके से पॉलिटी को सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, मतलब कि वोटिंग एज भारत में 21 साल से 18 साल कब किया गया। तो वो साल पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछा है किस साल वोटिंग एज पहले था 21 साल से अब 18 साल कर दिया, कब किया ये। तो ऑप्शन से 87 में 1987, 1988, 1990, 1989। तो ये ईयर था 1989 ईयर था जिसमें वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया। ठीक है, तो 1989, 90 से एक कम है 89। तो इस तरीके से याद करिए, कुछ अपना निमोनिक्स बनाइए या बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1989 में ये हुआ था। आपको बताना है किस एक्ट के तहत हुआ था, वो आपको कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है कि 21 साल से 18 साल वोटिंग एज किस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 राइट दिया गया उसको सस्पेंड किया जाता है किस ग्राउंड पे, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबिलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो 6 राइट्स को क्या सस्पेंड कर दिया जाता है जो कि आर्टिकल 19 में है, वो वार के समय और एक्सटर्नल एग्रेशन के समय। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 आर्म रिबिलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के समय ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है, तो 1 और 2 बोथ बी में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सा संवैधानिक बॉडी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टर्म ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कितना टर्म क्या है, कितने साल का होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बताना है। तो जो केंद्रीय विधानसभा का टर्म कितना होता है, कितने साल का होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं इससे कि एक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्ट का पूछा जा रहा है। तो इसमें टर्म पूछा है तो कितने साल का होता है, ये 3 साल का होता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत है, जिसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो टर्म है वो 3 साल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3 साल। ठीक, तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी स्टेनो 2024 में पूछा गया था। तो इससे आप अपना एनालिसिस करिए,
2x के स्पीड में अपना रिवीजन करिए और किस तरीके से इससे एनालिसिस करके आप पॉलिटी सेक्शंस को कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है उसको स्ट्रॉन्ग करिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू।